हेलो स्टूडेंट्स, भारत की संसद के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं संसद के कार्य। स्टूडेंट्स, संसद हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, मतलब हमारी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसके कार्यों से ही पूरे देश का जो शासन है वो संचालित किया जाता है। ये जो कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हीं को लागू करती है और न्यायपालिका उन्हीं कानूनों को लागू करती है। तो आइए हम देखते हैं एक एक कार्य। संसद के कई सारे कार्य होते हैं, विधायी कार्य, कार्यपालिका संबंधी और वित्तीय कार्य। तो सबसे पहले हम विधायी कार्य देखते हैं। विधायी यानी कानून संबंधी कार्य, जो उसका मुख्य काम है। उन सभी मामलों पर कानून बना सकती है, उन सभी विषयों पर कानून बना सकती है जिनका उल्लेख संघ सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको जब सारा ब्यौरा इसका दे चुकी हूँ और केंद्र राज्य संबंधों का, तब मैंने आपको बताया था कि 3 सूचियां हैं हमारे यहाँ पर, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और समवर्ती सूची, ये जो दोनों सूचियां हैं, इन पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन राज्य सूची के कुछ विषयों पर संसद भी कानून बना सकती है, जिसको अभी हम देखेंगे कौन कौन से वो बिंदु हैं। तीसरी बात है कि जो समवर्ती सूची है, ये राज्य और केंद्र दोनों के मामले में समान है, यानी इस पर राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिकार है और संघ का कानून राज्यों पर लागू रहेगा जब तक कि राज्य के कानून को पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति नहीं मिली हो। यानी यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राष्ट्रपति, मतलब पहले कोई कानून राज्य ने बनाया और उस पर यदि राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है तो ही राज्य का कानून लागू होगा, नहीं तो उस विषय पर यदि संसद ने कानून बना दिया है तो संसद का कानून सभी राज्यों पर लागू माना जाएगा। यानी समवर्ती सूची दोनों में है, राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी कानून बना सकते हैं। इसके अलावा संसद किसी भी समय राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में कुछ जोड़ सकती है या संशोधन भी कर सकती है। यदि समवर्ती सूची के अंतर्गत कोई कानून बना भी लिया है तो राज्य की व्यवस्थापिका, उस मतलब जो हमारी व्यवस्थापिका है, हमारी संसद है, उसमें कुछ भी संशोधन भी कर सकती है। इसके अलावा यदि दोनों सदनों में किसी बात पर मतभेद हो जाता है, किसी राज्यसभा लोकसभा में यदि किसी कोई अधिनियम है, उनके किसी बिंदुओं पर मतभेद है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में कहीं अटक गया, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा में कहीं अटक रहा है, तो दोनों की एक संयुक्त सत्र होता है। उस संयुक्त बैठक में इस पर विचार विमर्श होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में सदस्य संख्या बताई थी कि लोकसभा की सदस्य संख्या 550 और इसकी 250 है, तो सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा है लोकसभा की, और ऐसी स्थिति में प्राय ये होता है कि अधिक सदस्य संख्या के कारण लोकसभा की राय ज़्यादा मानी जाती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं और लोकसभा जनता के द्वारा निर्वाचित सदन है, इसलिए प्राय विधेयक उसी स्थिति में पारित हो जाता है जिस स्थिति में लोकसभा ने उसे पारित किया है। अब मैं आपको बता रही थी अभी कि राज्य सूची के कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे विषय हैं कि यदि कोई आपातकाल लगा हो या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो ऐसी स्थिति में संसद उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। बाद में वो सभी पर लागू होते हैं, क्योंकि उस राज्य का शासन संसद के हाथ में ही आ जाता है। इसके अलावा यदि संसद का ऊपरी सदन यानी राज्यसभा अपने सदस्यों में से, जो भी सदस्य, तत्कालीन सदस्य जो होते हैं, यदि 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करते हैं और ये मतलब इस प्रकार का मतदान करते हैं कि अमुक विषय जो है उस पर कानून बनाना देश के हित के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाया जा सकता है। यदि उस समय ऐसा लगे कि कोई विषय राज्य सूची का है लेकिन इस समय देश के हित में इस पर कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं,
संधियां हैं उन पर उनके क्रियान्वयन के लिए यदि कानून बनाने की आवश्यकता पड़े और वो विषय यदि राज्य सूची का है तो उस विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। अपने देश को विदेशी शक्तियों से बचाने के लिए भी कानून बना सकती है, देश की एकता अखंडता के लिए भी कानून बना सकती है। इसके अलावा यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करती हैं कि कानून की आवश्यकता है तो भी राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने बताई हैं आपको 4-5 जो है क्लू, जिनमें कि संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। इनकी और विस्तृत जानकारी आपको पहले भी मैं दे चुकी हूँ, जहाँ पर कि मैंने केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में बताया है स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर भी मैं आपको वैसे वीडियो में भी आपको जो मेरी कार्ड्स होते हैं उसमें डाल दूंगी इसको, लेकिन फिर भी आप मेरे पहले वीडियो जो है जिसमें कि मैंने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, संघात्मक शासन के बारे में बताया है, वहाँ पर भी इसकी मैंने विस्तृत जानकारी दी है। इसके अलावा अब आते हैं कार्यपालिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण। ये तो थे विधायी कार्य। कार्यपालिका पर नियंत्रण के भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य संसद करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था का मुख्य जो कहें कि हम गुण, मुख्य जो उसकी खूबी है वो ये है कि वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। यानी कार्यपालिका कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकती, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती, स्वच्छंदता नहीं कर सकती। ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। और कैसे कैसे नियंत्रण रखती है इसको हम देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, यानी संसद कैबिनेट को, कार्यकारिणी को सत्ता से बाहर कर सकती है यदि किसी भी विधेयक पर या कोई बजट वह अस्वीकार कर देती है तो अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। यानी यदि ऐसा लगता है कि अमुक प्रस्ताव को पूरा सदन स्वीकार नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाता है, उस पर मतदान किया जाता है। यदि उसके पक्ष में मत नहीं पड़ते हैं पूरे तो ऐसी स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार की छोटी छोटी बातों को वो सामने ले आते हैं लोगों के। आप देखते हैं कि टीवी पर यदि आप संसद की कार्यवाही चलाते हैं, जिस समय हमारा सदन चलते हैं, हमारे अधिवेशन चलते हैं, तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से वो एकदम बाल की खाल निकालते हैं, कैसे सवाल मंत्रियों से पूछते हैं कि मंत्री भी कई बार काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सब बातें संसद में उजागर हो जाती हैं। तो इसलिए कोई भी मंत्री अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसके अलावा मंत्री के आश्वासन पर आधारित समिति नियुक्त करती है और मंत्रियों ने कार्य किए हैं या नहीं, वादे निभाए नहीं, आश्वासन जो दिए वो पूरे करते हैं या नहीं, संसद इन बातों पर नजर रखती है। इसके अलावा निंदा प्रस्ताव है। देखिए, सरकार की किसी भी नीति को दृढ़ता से अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में विपक्षी दल के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा यह निंदा प्रस्ताव रखा जाता है कि तुमने ये कार्य किया है, ये गलत किया है, उसकी निंदा की जाती है। लेकिन इस निंदा प्रस्ताव में त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। त्यागपत्र कटौती प्रस्ताव में देना पड़ता है, त्यागपत्र अविश्वास प्रस्ताव में देना पड़ता है, लेकिन निंदा प्रस्ताव में नहीं देना पड़ता है। लेकिन उस निंदा को स्वीकार करके, उस पर विचार विमर्श करके उसका आश्वासन देना पड़ता है कि अमुक विषय के बारे में जो सत्तारूढ़ दल है वो विचार विमर्श करेगा। और कटौती प्रस्ताव जो है, बजट के किसी मद पर कटौती के संबंध में किसी भी मांग का विरोध करने के लिए ये लगाया जाता है कटौती प्रस्ताव, जो कि सरकार को गिराने का एक साधन है। तो प्राय क्या करती है सरकार की, बजाय अपनी सरकार गिरने के वह उस कटौती को अपने स्तर पर बजट में संशोधन कई बार कर लेती है। अब आते हैं वित्तीय कार्य, यानी पैसे संबंधी कार्य। देखिए, जो पूरा पैसा है, जैसे मैंने आपको पहले बजट संबंधी पिछले वीडियो में आपको बताया था सेकंड पार्ट में, कि संसद जनता से चुन करके जाती है, पैसा भी जनता का होता है, तो बजट की पूरी जिम्मेदारी जो होती है
वो जनता पर है। यानी पैसा के आना, पैसा जाना, पैसा कैसे खर्च होता है, बजट को पास करना, ये सब संसद के पास में है, ठीक है। और संसद को इसमें सर्वाधिकार होता है। उसके अनुमोदन के बिना वो एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। जो कैबिनेट होती है वो बजट तैयार करती है, वो बजट संसद में अनुमोदन के लिए रखा जाता है और कर लगाने का कोई भी प्रस्ताव जो है वो संसद के द्वारा अनुमोदित होगा। संसद की 2 समितियां भी हैं स्थायी, एक लोकलेखा समिति और एक प्राक्कलन समिति, जो कि जांच करती है कि विधायिका मतलब जो सरकार है उसने धन कैसे खर्च करा है, ठीक है। लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति जो होती है आकलन, हालांकि इनके दोनों के बहुत विस्तार से कार्य हैं जिनको मैं आगे किसी वीडियो में आपको दोनों समितियों के बारे में बताऊंगी। ये हर चीज का लेखा जोखा ये रखती हैं, कितना खर्च हुआ, किस पे खर्च हुआ, कहाँ गलत खर्च हुआ, और उसके बाद में जो सरकार की खिंचाई होती है, यानी जो प्रश्न पूछे जाते हैं या और भी आरोप इनके आधारों पर लगाए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा है संशोधन की शक्ति, यानी संविधान में संशोधन की शक्ति दोनों सदनों के पास समान रूप से है। यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के लिए अलग से नहीं है, और संशोधन का प्रस्ताव दोनों सदनों में से ही पारित हो सकता है और उसके बाद में वह जो संविधान में संशोधन हो जाता है। संविधान में किस प्रकार से संशोधन होते हैं, कौन कौन से संशोधन है, इसके वीडियो मैं आपके लिए पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब करेंगे पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को, तो आपको मेरे वो वीडियोस भी सामने दिख जाएंगे। इसके अलावा है चुनावी कार्य, यानी चुनाव संबंधी कार्य भी संसद करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति की वीडियो में अलग से आपके लिए ये भी अपलोड करूंगी कि कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्या उसकी शक्तियां हैं। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी आपको बताने वाली हूँ आगे के वीडियोस में। इसके अलावा न्यायिक कार्य भी कुछ संसद के द्वारा किए जाते हैं। यानी देखिए, संसद केवल कानून बनाने का सदन है, लेकिन इसके बाद भी वह कार्य भी करती है, चुनावी कार्य भी करती है, न्यायिक कार्य भी कर रही है। सभी प्रकार के कार्य उसके पास हैं। संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनके हनन के संबंध में संसद को अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार है। हालांकि उनकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, लेकिन यदि कोई सदस्य मंत्री के विशेषाधिकारों का हनन होता है तो सदन उस पर अपनी कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा दंडित करने की शक्ति, जैसे मैंने बताया कि कोई न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं होती है दंडित करने की शक्ति की, क्योंकि ये संसद का अपना विशेषाधिकार है। न्यायपालिका के पास ये मुद्दा नहीं जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक और भी जितने इस प्रकार के पद हैं, उन सब व्यक्तियों पर महाभियोग लगाने की शक्ति भी हमारी संसद को प्राप्त है। इसमें महाभियोग की पूरी एक प्रक्रिया होती है। एक सदन लगाता है आरोपों को, दूसरा सदन उसकी जांच करता है, और उसकी भी एक प्रक्रिया है जो कि जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगी, उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगी, तब आपको मैं महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से पूरा परिचित कराऊंगी। क्योंकि ये सब जो छोटी छोटी बातें मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स, ये प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली हैं। तो आप मेरे वीडियोस को पूरे अच्छे से अध्ययन करिए और मुझे बताइए कि आपको आगे किन किन विषयों पर वीडियो की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आगे आपके लिए लेकर आऊंगी आपातकाल संबंधी प्रावधान, क्या क्या हमारे यहाँ पर कौन कौन से आपातकाल लगाए जाते हैं और कब कब हमारे यहाँ आपातकाल लगाए गए, आपातकाल के क्या क्या प्रावधान है, ये सब मैं आगामी वीडियोस में आपको बताऊंगी। तो हम मिलते हैं आगे के वीडियो में, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।